नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। मैं इंदु स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने चैनल आईपी स्टडी पॉइंट पे, जहां आपको यूपी ट्रिपल एससी पेट एग्ज़ाम की तैयारी कराई जा रही है, जिसमें अभी हमारा जो विषय चल रहा है सब्जेक्ट इंडियन हिस्ट्री, भारतीय इतिहास। इसमें हम पढ़ रहे हैं प्राचीन इतिहास के बारे में। आज का हमारा जो टॉपिक है प्राचीन इतिहास का मौर्य वंश, जिसके संस्थापक कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य जी थे। तो तैयारी जिन लोगों की और भी बेहतरीन करना चाह रहे हैं वो लोग हमारी पिछली वीडियोस देखना चाहते हैं, तैयारी को और भी अच्छा बेहतरीन बनाने के लिए हमारी प्लेलिस्ट में जा कर के देख सकते हैं, तैयारी को और भी बेहतरीन बना सकते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है मौर्य वंश के बारे में पढ़ेंगे, जो कि 2 पार्ट में है। थ्योरी और कंटेंट दोनों ही चीज़ें आपको मिलेंगी, थ्योरी प्लस क्वेश्चनायर। तो हमारी जो पिछली वीडियोस पढ़ी हैं प्राचीन इतिहास के बारे में, जिन लोगों ने तैयारी नहीं करी है उसमें भी थ्योरी प्लस क्वेश्चनायर पढ़ा हुआ है, टॉपिक वाइज आपको मिल जाएंगी, प्लेलिस्ट में जा कर के पढ़ सकते हैं, तैयारी को और भी अच्छा बना सकते हैं। तो जुड़े रहिए हमारे साथ, पढ़ते रहिए हमारे साथ। शुरू करते हैं आज का टॉपिक मौर्य वंश। चैनल को सभी लोग सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। तो आज का टॉपिक है हमारा मौर्य वंश। मौर्य साम्राज्य, मौर्य वंश की स्थापना किसने की थी? सबसे पहले तो चंद्रगुप्त मौर्य जी ने की थी। तो पहला पॉइंट पढ़ते हैं हम लोग। चंद्रगुप्त मौर्य 322 ईसा पूर्व से 298 ईसा पूर्व ने किसने? चंद्रगुप्त मौर्य जी ने चाणक्य की सहायता से, चाणक्य जी की सहायता से नंद वंश के शासक धनानंद, नंद वंश का शासक कौन था? धनानंद को अपदस्थ करके यानी कि हरा करके मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। नंबर 2 क्या है? सेल्यूकस ने मेगस्थनीज को अपने राजदूत के रूप में चंद्रगुप्त के दरबार में भेजा था। क्वेश्चन पूछा जाता है कि अपने राजदूत के रूप में चंद्रगुप्त जी के दरबार में किसने किसको भेजा था? ठीक है, तो याद रखिएगा सेल्यूकस ने, किसने? सेल्यूकस ने मेगस्थनीज को अपने राजदूत के रूप में चंद्रगुप्त के दरबार में भेजा था। सेंड्रोकोट्स की पहचान चंद्रगुप्त के रूप में सर्वप्रथम विलियम जोन्स ने की थी। विलियम जोन्स जी थे, उन्होंने सेंड्रोकोट्स की पहचान चंद्रगुप्त के रूप में सबसे पहले की थी। अगला पॉइंट पढ़ते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम समय में जैन भिक्षु भद्रबाहु से दीक्षा लेकर के, किससे? जैन भिक्षु थे भद्रबाहु जी, उनसे दीक्षा लेकर श्रवणबेलगोला में कायक्लेश के द्वारा प्राण त्याग दिए थे इन्होंने। देखिए, सबसे पहले चंद्रगुप्त मौर्य जी ने किसकी सहायता से? चाणक्य जी की सहायता से नंद वंश के जो शासक थे धनानंद, उनको हरा करके और फिर मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी। क्यों? क्योंकि धनानंद जो शासक था वो बहुत ही क्रूर शासक था, लोगों पे बहुत ज़्यादा अत्याचार करता था, अपनी ही प्रजा पे उन पे ही ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स कर लगा देता था और अपनी ही प्रजा को परेशान करता था। तो चाणक्य की सहायता से ही जब सिकंदर भारत पर आक्रमण कर रहा था उस टाइम भी धनानंद जी से चाणक्य ने जानकारी दी, लेकिन धनानंद जी ने कोई भी उनकी सहायता नहीं करी। तो उन्होंने, चाणक्य जी ने चंद्रगुप्त मौर्य को तैयार किया एक महान सम्राट के रूप में, एक बच्चे से लेकर एक सम्राट की तरह उन्हें हर चीज़ सिखाई। तो चाणक्य की सहायता से नंद वंश के शासक धनानंद को हराया और मौर्य साम्राज्य की स्थापना हो गई। इन्हीं के दरबार में यानी चंद्रगुप्त जी के दरबार में सेल्यूकस ने मेगस्थनीज को अपने राजदूत के रूप में भेज दिया और विलियम जोन्स ने किसकी पहचान के रूप में? सेंड्रोकोट्स की पहचान चंद्रगुप्त के रूप में सबसे पहले की। और होता क्या है लास्ट में? चंद्रगुप्त मौर्य जी अपने अंतिम टाइम में जैन भिक्षु भद्रबाहु जी होते हैं, उनसे दीक्षा लेते हैं और श्रवणबेलगोला में कायक्लेश के द्वारा प्राण त्याग देते हैं। अगला पॉइंट पढ़ते हैं बिंदुसार। बिंदुसार 298 ईसा पूर्व से 272 ईसा पूर्व को अमित्र घात के नाम से भी जाना जाता है। किसको? बिंदुसार को किसके रूप में जाना जाता है? अमित्र घात के रूप में जाना जाता है बिंदुसार को। वह आजीवक संप्रदाय के अनुयायी थे, जो बिंदुसार जी थे वो आजीवक संप्रदाय के अनुयायी थे। अगला पॉइंट पढ़ेंगे। बिंदुसार ने सीरिया के शासक एंटियोकस से अंजीर मदिरा तथा एक दार्शनिक की मांग की थी। अगर क्वेश्चन पूछा जाता है एंटियोकस से अंजीर मदिरा और दार्शनिक की मांग किसने की थी, तो बिंदुसार जी ने ही की थी। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब पढ़ेंगे अशोक के बारे में। सम्राट
अशोक की बात करेंगे। सम्राट अशोक ने कब से कब तक, देखिए 273 ईसा पूर्व में ही सिंहासन प्राप्त कर लिया था, परंतु 4 साल तक गृह युद्ध में रत रहने के कारण अशोक का वास्तविक राज्याभिषेक 269 ईसा पूर्व में हुआ। अगला पॉइंट है कि शासक बनने से पहले वह उज्जैन तथा तक्षशिला का गवर्नर भी था। कौन? अशोक, सम्राट अशोक। वे उज्जैन तथा तक्षशिला के गवर्नर थे। कब? शासक बनने के पहले, राजा बनने के पहले। उन्होंने मंत्री राधागुप्त की सहायता से गद्दी पाई थी। अगला पॉइंट है कि अशोक की माता का नाम शुभद्रांगी था। क्या नाम था? शुभद्रांगी। और वह चंपा यानी अंग की राजकुमारी थी। एक स्थल का नाम है चंपा और अंग वहाँ की राजकुमारी थी। कौन? शुभद्रांगी, जो अशोक जी की माता जी थी। अगला पॉइंट है कि उसने कश्मीर तथा खोतान पर अधिकार किया। कश्मीर में अशोक ने श्रीनगर की स्थापना की। अगला पॉइंट है हमारा राज्याभिषेक के 9वें वर्ष अर्थात 261 ईसा पूर्व में अशोक ने कलिंग पर आक्रमण 13वां अभिलेख लिखा। जो 13वां अभिलेख था या शिलालेख था, उन्होंने अपने 13वें शिलालेख में अशोक ने कलिंग पर आक्रमण का, जो इसमें डिटेल्स आपको कहाँ मिलेगी, तो 13वें अभिलेख में मिलेंगी कि अशोक ने कलिंग पर आक्रमण किया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कि कलिंग के हाथी गुम्फा अभिलेख से प्रकट होता है। हाथी गुम्फा अभिलेख से प्रकट होता है कि संभवतः उस समय कलिंग पर नंदराज नाम का कोई राजा राज्य कर रहा था। किसमें मिलता है? नंद की जो है नंदराज नाम का कोई राजा राज्य करता था, हाथी गुम्फा अभिलेख में। आगे बढ़ते हैं हम लोग, अगला पॉइंट पढ़ते हैं कि कलिंग युद्ध में व्यापक हिंसा के बाद उसने युद्ध विजय की जगह धम्म विजय को अपनाया। युद्ध विजय की जगह कौन सी विजय अपनाई? धम्म विजय को अपनाया तथा उपगुप्त नामक बौद्ध भिक्षु से बौद्ध धर्म की दीक्षा ली। किससे दीक्षा ली? उपगुप्त नाम के बौद्ध भिक्षु से बौद्ध धर्म की दीक्षा ली। मौर्य जी ने, चंद्रगुप्त मौर्य जी ने क्या किया था? जैन भिक्षु थे। और अशोक जी ने क्या किया? ये बौद्ध धर्म के बौद्ध भिक्षु से इन्होंने धर्म की दीक्षा ली है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। बौद्ध धर्म अपनाने के बाद उसने यानी अशोक जी ने, उन्होंने बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया। उसने अपने पुत्र महेंद्र तथा पुत्री संघमित्रा को बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए श्रीलंका भेजा। कहाँ भेजा अशोक जी ने? महेंद्र तथा पुत्री संघमित्रा को बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए श्रीलंका भेजा। अशोक ने, अगला पॉइंट क्या कहता है कि अशोक ने शासन के 10वें वर्ष में बोध गया तथा 20वें वर्ष में लुम्बिनी की यात्रा की। नेपाल की तराई में स्थित निगाली सागर में कनक मुनि के स्तूप की संवर्धित करवाया। कनक मुनि का जो स्तूप था उनको उसका जो है मतलब जो है संवर्धित कराया। कहाँ? नेपाल में कराया। आगे बढ़ते हैं हम लोग, अगला पॉइंट कि अशोक ने धम्म को नैतिकता से जोड़ा। किससे? मोरालिटी से जोड़ा। इनके प्रचार प्रसार के लिए उसने शिलालेखों को उत्कीर्ण किया। इनकी प्रेरणा से ईरानी शासक द्वारा प्रथम से मिली। कब से मिली? पहले से ही, मतलब प्रथम शासक ईरानी शासक कौन था? दारा प्रथम से इनको जो है ये शिक्षा मिली, मतलब प्रेरणा मिली। अशोक ने विहार यात्रा की जगह बौद्ध तीर्थ स्थलों की यात्रा अर्थात धम्म यात्रा को प्रेरित किया। ठीक है, आगे बढ़ेंगे हम लोग। इसमें अगले पॉइंट पे आते हैं कि उसने धम्म को स्थापित करने के लिए धम्म महामात्र 13वें वर्ष नामक अधिकारियों की नियुक्ति की। इन्होंने बौद्ध धर्म को अपना लिया था अशोक जी ने, और इन्होंने धम्म पे ज़्यादा ही ध्यान दिया था, धम्म महामात्र। आगे बढ़ते हैं, अशोक के शिलालेख ब्राह्मी, ग्रीक, अरमाइक तथा खरोष्टी लिपि में उत्कीर्ण हैं, जबकि सभी स्तंभ लेख प्राकृत भाषा में हैं। देखिए, अशोक के जो शिलालेख हैं वो ब्राह्मी, ग्रीक, अरमाइक तथा खरोष्टी लिपि में हैं, जबकि और भी जो स्तंभ लेख हैं वो किस भाषा में हैं? प्राकृत भाषा में हैं। तो ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि अशोक के शिलालेख किस लिपि में हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग, अगला पॉइंट पढ़ते हैं कि शहबाजगढ़ी तथा मानसेहरा की शिलालेख की लिपि खरोष्टी है। किसकी लिपि खरोष्टी है? शहबाजगढ़ी तथा मानसेहरा के शिलालेख की लिपि जो है वो खरोष्टी है। अगला पॉइंट है तक्षशिला तथा लघमान के अभिलेख अरमाइक उत्कीर्ण लिपि में उत्कीर्ण हैं।
कौन कौन से हैं? तक्षशिला तथा लघुमान के अभिलेख अरमाइक लिपि में उत्कीर्ण हैं। पहला क्या था पॉइंट कह रहा है कि शहबाजगढ़ी तथा मानसेहरा के शिलालेख जो हैं वो खरोष्टी में हैं, और दूसरा तक्षशिला और लघुमान के अभिलेख किस में है? अरमाइक लिपि में है। शर-ए-कुना अभिलेख द्विलिपिक है। क्वेश्चन पूछ लिया था शर-ए-कुना अभिलेख किस में है, तो ये द्विलिपिक है। यह अरमाइक तथा ग्रीक लिपियों में उत्कीर्ण है। अगला पॉइंट हम लोग पढ़ते हैं कि सर्वप्रथम 1750 ईस्वी में फेनवेलर नामक विद्वान ने अशोक की लिपि का पता लगाया। किसका पता लगाया? अशोक की लिपि का। अगला पॉइंट है 1837 ईस्वी में जेम्स प्रिंसेप ने, किसने? जेम्स प्रिंसेप ने, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये कि जेम्स प्रिंसेप ने अशोक के शिलालेखों यानी ब्राह्मी लिपि में जो अशोक के शिलालेख लिखे गए को पढ़ने में सफलता प्राप्त की। सबसे पहले किसने प्राप्त की? जेम्स प्रिंसेप ने। अगला पॉइंट है धौली तथा जौगढ़ के शिलालेख पृथक कलिंग लेख कहलाते हैं। इसमें सभी मनुष्यों को अपनी संतान बताया गया है। किसमें? धौली तथा जौगढ़ के जो शिलालेख हैं वो पृथक कलिंग लेख कहलाते हैं। इसमें मनुष्यों को अपनी संतान बताया गया है। पूछा जाए किस शिलालेख में मनुष्य को अपनी संतान बताया गया है, तो पृथक कलिंग लेख यानी धौली तथा जौगढ़ के शिलालेख में। अगला पॉइंट है कौशाम्बी तथा प्रयाग के स्तंभ लेख में अशोक की रानी कारुवकी, किसकी? अशोक की रानी कारुवाकी के दान का उल्लेख है, इसीलिए इन्हें रानी का लेख भी कहते हैं। कारुवाकी तीवर की माँ थी। अभिलेखों में केवल इसी रानी का उल्लेख है। अभिलेखों में किस रानी का उल्लेख है? कारुवाकी जी का उल्लेख है। बढ़ते हैं हम लोग आगे। अशोक के भालू शिलालेख में धम्म का उल्लेख मिलता है। कौन से? भालू शिलालेख में धम्म का उल्लेख मिलता है। अशोक के बनाए गए स्तंभों के मुख्य भाग क्या हैं? यष्टि के ऊपर कमल की आकृति, फलक के बाद पशु की आकृति। यष्टि के ऊपर कमल की आकृति है, फलक के ऊपर पशु की आकृति। ये क्या है? मुख्य भाग हैं। अगला पॉइंट है हमारा बसाड़ के स्तंभ के ऊपर सिंह, संकिसा के ऊपर हाथी। बसाड़ के स्तंभ के ऊपर सिंह बना हुआ है, संकिसा के ऊपर हाथी और रामपुरवा पर बैल। लौटिया नंदनगढ़ पर सिंह तथा सांची और सारनाथ के स्तंभों के ऊपर एक साथ 4 सिंह की आकृति मंडित की गई है। देखिए बसाड़ के स्तंभ के ऊपर कौन सा क्या बना है? सिंह। संकिसा के ऊपर बना है हाथी, रामपुरवा के ऊपर बैल, लौटिया नंदनगढ़ पर सिंह शेर तथा सांची और सारनाथ के स्तंभों के ऊपर एक साथ 4 सिंह की आकृति मंडित की गई है। अगला पॉइंट पढ़ेंगे सांची, सारनाथ, तक्षशिला स्थित धर्मराज का स्तूप अशोक ने बनवाया। अशोक ने कौन कौन से स्तूप बनवाए हैं? सांची का स्तूप, सारनाथ का स्तूप, तक्षशिला स्थित धर्मराज का स्तूप किसने बनवाया? अशोक ने। बराबर की पहाड़ियों में उसने आजीवक सन्यासियों के लिए गुफाओं, सुदामा, कर्ण चौपड़ व विश्व झोपड़ी का निर्माण करवाया है। अशोक ने लगभग 84,000 स्तूपों का, कितने हजार? 84,000 स्तूपों का निर्माण कराया है अशोक ने। बढ़ते हैं अगले पॉइंट पे हम लोग कि 14 शिलालेखों के अतिरिक्त अशोक ने 13 लघु शिलालेख, कितने? 13 लघु शिलालेख, 7 स्तंभ अभिलेख तथा कई अन्य अभिलेखों को उत्कीर्ण किया है। 14 शिलालेखों के अतिरिक्त इन्होंने ये काम किया कि 13 लघु शिलालेख और 7 स्तंभ अभिलेखों का और कई अन्य अभिलेखों को उत्कीर्ण करवाया है। बढ़ते हैं हम आगे। अगला और लास्ट पॉइंट हमारा है ये कि अशोक के बाद कुणाल, दशरथ और संप्रतिशाली देववर्मा तथा बृहदत्त मौर्य शासक हुए। अशोक के बाद कौन कौन हुआ? कुणाल, दशरथ, संप्रतिशाली, देववर्मा तथा बृहदत्त मौर्य शासक हुए। बृहदत्त अंतिम मौर्य शासक था। अंतिम मौर्य वंश का कौन शासक पूछा जाता तो बृहदत्त जो है वो मौर्य वंश का अंतिम शासक होता है। पुष्यमित्र शुंग ने बृहदत्त की हत्या करके शुंग वंश की नींव रख दी थी। अगर पूछा जाए कि मौर्य वंश का संस्थापक कौन, तो चंद्रगुप्त मौर्य है, और मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन है, तो बृहदत्त हैं। और बृहदत्त की हत्या किसने की? शुंग वंश के जो
मतलब नींव रखने वाले थे पुष्यमित्र शुंग जी ने बृहद्रथ की हत्या करी और शुंग वंश की नींव रख दी। तो आज के इस टॉपिक में हम इतना ही पढ़ेंगे। मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट वीडियो में। इसका पार्ट 2 बहुत जल्द ही अपलोड कर दिया जाएगा और आप लोग तैयारी को और भी अच्छा कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। तो मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट वीडियो में, इसके पार्ट 2 में मौर्य वंश के ही। तो सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, कमेंट में जरूर बताइएगा कि वीडियो आपको कैसी लगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।